नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं करता आया हूं, हर रविवार को बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे अहम राज्य, और यहां पर विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। तो कौन आगे है, कौन पीछे है? इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुद्दे कौन से हैं? क्या भावनात्मक मुद्दों को ही तूल तरजीह दी जा रही है? आस्था हावी हो रही है क्या इन चुनाव में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आस्था को सम्मान मिला है, अपनी आस्था के मान बिंदुओं का निर्माण हो रहा है, अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर चल रहे हैं, या धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सांप्रदायिक चश्मे से भी इस चुनाव को देखने की नहीं, दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या? यानी कि हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या इस चुनाव में? एक महीने पहले तक, अब चर्चा खत्म हो गई है, एक महीने पहले तक जिन्ना का मुद्दा बड़ा चर्चा में था। जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकल गया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया था। फिर बात पर अड़े रहे, डटे रहे, कहा जो सवाल कर रहे हैं इतिहास पढ़ लें। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह कासगंज और जालौन में थे और उन्होंने इस बात की ताल ठोकी कि देखिए कानून व्यवस्था हमने क्या कर दी। 2017 के बाद से अब तक कोई दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो आस्था की बात, दंगा ना होने का एक तरफ, दम भरना दूसरी तरफ, जिन्ना की बात होना, क्या हिंदू मुसलमान होता जा रहा है ये चुनाव? या जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, जो आपसे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका सरोकार आम मतदाता से है कि उसकी आय बढ़ी कि नहीं, आमदनी बढ़ रही है कि नहीं, नौकरी उसकी बची हुई है कि नहीं, बेरोजगारी, महंगाई की मार तो नहीं पड़ रही है, ये मुद्दे क्रिस्टलाइज कर रही है। या इन मुद्दों से इतर तमाम राजनीतिक दल रेवड़ियां बांटने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा तरजीह दे रहे हैं कि स्मार्टफोन ले लो, स्कूटी ले लो, पेंशन दे देंगे, बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे। नौकरी नहीं, बेरोजगारी का भत्ता दे दिया जाएगा। 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा था, उसे 31 मार्च तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। यह बीजेपी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने सवाल किया 31 मार्च के बाद क्या? उसके बाद गरीब खाएगा कैसे? लेकिन सवाल के जड़ में कोई जाने को तैयार नहीं कि ये गरीबी अभी भी क्यों बनी हुई है। 1971 में इंदिरा गांधी ने उस वक्त के लोकसभा चुनाव में एक नारा बुलंद किया था, गरीबी हटाओ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, गरीबी हट गई है क्या? या असल मुद्दों के बजाय जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग की गोटियां फिट करने में सब लोग लगे हुए। अखिलेश यादव ने एक सतरंगी, एक रेनबो कोएलिशन बनाया है। तो बीजेपी कह रही है जितना हमने पिछड़ों के लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया। 29 मंत्री हैं पिछड़े वर्ग के केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पर जातीय जनगणना के सवाल पर वो कन्नी काट जाते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना मैं करवाने वाला हूं। तो जात पात की राजनीति भी हावी हो रही है क्या? उधर प्रियंका गांधी वाड्रा वो आधी आबादी पर निशाना साध रही हैं। 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की ताल ठोक चुकी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं से लेकर दीवार फिल्म का डायलॉग कि गाड़ी बंगला तमाम चीजें हो तो क्या है, मेरे पास बहन है। उधर बीएसपी
का वोटर अभी शांत खामोश बैठा हुआ है, टिकट बंटवारे का इंतजार कर रहा है, उम्मीदवार का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव, इसलिए हर हफ्ते हम इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं रविवार की रात को। और जब यह विश्लेषण की बात होती है तो एक बड़ी खबर भी आ जाती है। अब यह कयासों का बाजार गर्म हो रहा है या खबर में दम है, यह अभी हम तय करेंगे चर्चा के दौरान। लेकिन अभी कुछ देर पहले यह खबर आई कि चुनाव आयोग की एक बैठक होने वाली है कल 11 बजे स्वास्थ्य सचिव के साथ। अब आप कहेंगे बैठकें होती रहती हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का जो प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सी जगह नाइट कर्फ्यू लग गए। अब 3 तारीख से 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो हमारे बच्चे हैं उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से बूस्टर डोज भी दिए जाने लगेंगे। जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं। तो ऐसे में ये बैठक के मायने क्या, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक क्यों हो रही है, क्या सरकार रीथिंक कर सकती है? क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जी क्रिसमस पार्टीज पर बैन लगा दिया, न्यू ईयर गैदरिंग पर बैन लगा दिया, पर ये चुनाव क्यों चल रहे हैं? ये बड़ी बड़ी रैलियां क्यों हो रही हैं? वहां पर ओमिक्रॉन फैलता नहीं है क्या? दुनिया भर को मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी बताया जाता है, लेकिन नेता खुद और हर राजनीतिक दल के नेता हैं बिना मास्क के सभाओं को संबोधित करते हुए देखना एक आम बात हो गई है। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? और ऐसे में जो अनगाइडेड मिसाइल, मैं कहता हूं बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था। यह बैठक की खबर तो आज आई है अभी कुछ देर पहले। डोंट बी सरप्राइज बाय अ लॉकडाउन फॉर ओमिक्रॉन एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ यूपी इलेक्शंस टू सितंबर अंडर प्रेसिडेंट रूल इन यूपी। यानी कि लॉकडाउन लग सकता है, फिर से तालेबंदी में जा सकते हैं, और आश्चर्यचकित ना होना कि यूपी के चुनाव मुलतवी कर दिए जाएं अगले साल सितंबर तक और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब इस तरह के बयान देने के लिए मशहूर स्ट्रोक बदनाम, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। लेकिन क्या यह चर्चा भी गर्म होने लगी है? इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अब की बार यूपी में किसकी सरकार? हफ्ते दर हफ्ते में यह सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, हवा का रुख भी बदलता है। तो अब की बार यूपी में किसकी सरकार? और यूपी में विधानसभा चुनाव टलेंगे, यह अपने आप में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। चर्चा में मेरे साथ 2 सेफोलॉजिस्ट जनता की नब्ज को टटोलते हैं, लगातार ट्रैक करते हैं, ट्रैकर पोल्स भी करते रहते हैं। संजय कुमार, CSDS के संजय कुमार मेरे साथ हैं, पेस रिसर्च के शमशाद खान, इसके अलावा जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और समाजशास्त्री मैं कहूंगा प्रोफेसर बद्री नारायण, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आशुतोष मेरे साथ हैं, बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम जो हमारे चैनल पर आता है और ठीक सबसे बड़ा सवाल से पहले आता है, माहौल क्या है? यूपी का माहौल जानने के लिए पिछले 3 महीनों से, बल्कि मैं कहूं उससे भी ज्यादा, यूपी के ही गली मोहल्लों, खड़ौंजों, गलियों, गांवों, कस्बों, शहरों में घूम रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सुकेश, पहला सवाल आप ही से, अब की बार यूपी में किसकी सरकार, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह यकायक 2-3 दिन से कयासों का बाजार बड़ा गर्म होने लगा है।
सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, 9 सितंबर तक मुलतवी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल आ सकता है। अब शो में आने से पहले खबर आती है कि चुनाव आयोग की मुलाकात हो रही है स्वास्थ्य सचिव से कल 11 बजे। तो ये अफवाहों का बाजार गर्म है या देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर? नहीं, ये तो हाईकोर्ट के बाद ये मामला सामने आया और ये सर्वविदित है, सामने दिख रहा है। जस्टिस यादव की तल्ख टिप्पणी जो थी, बिल्कुल। भाई एक तरफ आप शादियों में 200 की आपने सीलिंग लगा रखी, आप वहां जमा नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, क्रिसमस पार्टी नहीं होगी, न्यू ईयर्स पार्टी नहीं होगी, नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। हाँ। अब लोग कहने लगे हैं कि कोरोना क्या रात में घूम रहा है क्या, दिन में नहीं आ रहा जहां रैलियां हो रही हैं। तो इस तरीके की आपके माइक में अभी थोड़ी दिक्कत है आशुतोष। ये महज कयासबाजी है या कुछ संकेत देख सकते हैं हम इसमें? क्या यूपी के चुनाव टल भी सकते हैं? संदीप, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हार रही है तो चुनाव टल भी सकते हैं। यह सिर्फ हार को लेकर आप कह रहे हैं या दरअसल एक बार का नहीं 2 बार का दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता दिखाई देगा? क्या हम इस खबर को इस नजरिए से ना देखें? शास्त्रीय तरीके से अगर हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गैर शास्त्रीय तरीके से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। जिनके कंधों पे यह जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, जिनके कंधों पे यह जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, क्या उस शख्स ने, क्या उस पार्टी ने और क्या दूसरी तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने और राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है? क्या अगर कोरोना एक सच्चाई है, ओमिक्रॉन एक सच्चाई बनकर सामने आ रही है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने इसका पालन किया है? क्या ये तो लागू होता है तमाम राजनीतिक दलों पर, ये अखिलेश यादव पर भी लागू होगा, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी। मैं बोल रहा हूं क्या अखिलेश यादव ने पालन किया है? कि आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही हैं, क्या प्रियंका गांधी ने मास्क लगाया है? क्या राहुल गांधी ने मास्क लगाया है? क्या अखिलेश यादव ने मास्क लगाया है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने मास्क लगाया है? क्या देश के गृह मंत्री ने मास्क लगाया है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मास्क लगाया है? और इनके मंचों पर जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना को लेकर और देश के नागरिकों की स्वास्थ्य को लेकर इनकी चिंता कितनी है। उसका कारण बहुत सिंपल है, राइट टू लाइफ उनके लिए लागू होता है जो देश में नागरिक होते हैं, लेकिन अगर देश के नागरिकों को अगर वोटर और मतदाता मान लिया जाए तो राइट टू लाइफ का अधिकार उनको नहीं है। यह हमारे देश के सरकारों ने, नेताओं ने तय कर दिया है। मैं कहता हूं कि अगर चुनाव टाल भी दिए जाते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि अगले सितंबर में 4th वेव नहीं आएगी और 5th वेव नहीं आएगी, ओमिक्रॉन की जगह कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा? तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा आज के डिजिटल एज में तो आपको बड़ी बड़ी रैलियां करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोरोना एक सच्चाई है तो आपका रैली करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश के नेता, इस देश के नागरिकों के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उत्तरदायित्व का बोध इनमें नहीं है। ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सिर्फ बात क्या आशुतोष, और आपने अपने शुरुआती करियर में चुनाव आयोग को भी बखूबी कवर किया है, यह जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक दलों तक ही सीमित हो जाती है या दरअसल चुनाव आयोग भी हैज फाउंड टू बी वांटिंग in its exercise of authority to hold elections? जब 5 राज्यों में चुनाव थे इस साल के शुरुआत में, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, तब भी ये सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद एक रस्म अदाई के नाम पर रैलियों पर थोड़ी बंदिशें लगाई गई थी। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। संदीप, आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची है इस देश के अंदर? क्या मैंने तो उस जमाने में इलेक्शन कमीशन को कवर किया जब टीएन सेशन होते थे, और टीएन सेशन के एक हुंकार पर बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब हो जाया करती थी। पश्चिम बंगाल में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में जिस तरीके से लोगों की हालत खराब हुई, अगर इलेक्शन कमीशन को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास होता, अगर देश की सरकार को और राज्य की सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, तो जितनी बड़ी कैलेमिटी हुई है उतनी बड़ी कैलेमिटी नहीं होती। क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा था
कि जब बाकायदा गाइडलाइन इशू किया गया था कोरोना प्रोटोकॉल का चुनावी रैलियों को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन ने किस नेता को, किस सरकार को, किस राजनीतिक दल के नेताओं को पनिश किया है? मुझे बता दीजिए आप। नहीं पनिश किया है तो इलेक्शन कमीशन है कहां? आशुतोष, जो आप कह रहे हैं, आपने 3 मुख्य बातें कही हैं। सुकेश, ये पहले दर्शकों को ये बताइए कि स्वास्थ्य सचिव की ये मुलाकात, एक तो रूटीन प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है कि भाई चुनाव आयोग के लोग अभी परसों से 2 दिन के दौरे पर भी जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये सामान्य प्रक्रिया है, मैं इसे इन अटकलों के साथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा, 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू, बूस्टर डोज शुरू हो रही हैं 10 जनवरी से, ऐसे में स्वास्थ्य सचिव की मुलाकात, इसे सामान्य माना जाए? नहीं, बिल्कुल सामान्य मुलाकात नहीं है। जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें होम सेक्रेटरी से मुलाकात होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन होम सेक्रेटरी से मिलकर चुनाव का बंदोबस्त कैसे होगा इस पर चर्चा करती है। ये जो मुलाकात है ये एक पर्पस के साथ है। वो पर्पस इसलिए मैंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग का हरकत में आना, और चुनाव आयोग दरअसल कुछ करते हुए दिखना चाहता है। आशुतोष ने कहा जिस तरीके से पहले चुनाव हुए, बंगाल में, बिहार में, सब जगह चुनाव हुए और कोरोना काल में हुए, और उन गाइडलाइंस के साथ कराना तय हुआ था कि इतने से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, धज्जियां उड़ी, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। बिहार में भी लगाए गए थे ये, सब जगह, बंगाल में, बिहार में, ये सब जगह तय हुआ था, लेकिन दे सीम टू बी, आई मीन, इनफेक्टिव। वो प्रोटोकॉल तो कहीं दिख नहीं रहा था। अब प्राथमिकता तय करनी होगी चुनाव आयोग को और सरकार को, और उससे ज्यादा, चूंकि बहुत बात आशुतोष कह चुके हैं इस मुतल्लिक, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्या इन राजनीतिक दलों को एक साथ आके ऑल पार्टी मीटिंग करके ये तय करके एक साथ नहीं बताना चाहिए कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा है। पश्चिम बंगाल में तो विपक्ष लामबंद होकर ये मांग कर रहा था। मैं तो कह रहा हूं ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए, हाँ। और उसमें यह तय हो जाए कि चूंकि एक खतरा सामने दिख रहा है, हम क्या ये इस अंदेशे को देखते हुए सब मिलकर इस चुनाव को टाल सकते हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि अगर चुनाव टलेगा तो बीजेपी के लोगों को अंदर से लगता है कि हमें नुकसान होगा, क्योंकि अगर खतरा आया, अगर तीसरी लहर आई तो गड़बड़ियां होंगी। सरकारें जिस तरीके से विफल हुई हैं पहले, वो विफलता फिर से सामने आएगी, फिर वो सेकेंड वेव याद आएगा। जो पीक पे चुनाव प्रचार चल रहा है वो नीचे हरे हो जाएंगे, घाव फिर से हरे होंगे। हाँ। अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो राजनीतिक टिप्पणी कि अखिलेश को हार का डर है। यहां पर तो आशुतोष कह रहे हैं कि ये चुनाव तब टल सकते हैं अगर बीजेपी हार रही होगी, लेकिन अभी तक जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में चर्चा की है उसमें कंसेंसस ये है कि एडवांटेज बीजेपी चल रहा है। मुझे लगता नहीं, मैं आशुतोष जी की राय से सहमत नहीं हूं। बीजेपी चाहेगी कि ये चुनाव हो जाए। बीजेपी तीसरी लहर को फेस करना नहीं चाहेगी। बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे वो घातक भी ना हो, बिल्कुल, लेकिन अस्पताल भरेंगे, खांसी जुकाम नजला भी हो, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा और वो दूसरी लहर सामने आएगी सबके, जिसमें वो जख्म हरे होंगे जब गंगा में लाशें प्रवाहित हुई, जीवनदायिनी गंगा शव वाहिनी गंगा बनी, और लोगों को लकड़ियां नहीं मिली शव जलाने के लिए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जो बेसिक उनके रिक्वायरमेंट्स थे, नीड्स थे, जो सरकार प्रोटेक्टर की भूमिका में दिखनी चाहिए थी, वो प्रोटेक्टर की भूमिका में नहीं थी, तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी चाहेगी कि चुनाव हो जाए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बारे में वो बातचीत कर रही होगी, स्वास्थ्य सचिव से बातचीत कर रही है, और उसके बाद ये फैसला लेगी। लेकिन डंडा चल सकता है क्या चुनाव आयोग का कि बड़ी बड़ी रैलियां बंद? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग एक टूथलेस बॉडी है, दंतहीन हो चुका है। मुझे नहीं हो चुका है, नहीं, मुझे एक सिर्फ बड़ा जो उनका फैसला याद आता है, जो पॉलिटिकली बड़ा फैसला था कि उन्होंने शायद 6 साल के लिए बाला साहब ठाकरे को, उस समय बहुत पावरफुल लीडर हुआ करते थे, उनको वोट देने से मना कर दिया था कि आपको वोटिंग राइट नहीं है। नहीं तो मुझे याद नहीं आता, वो सिर्फ FIR दर्ज करवाता है और उसके बाद बातें रफा दफा हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग कोई ऐसी बॉडी है जो बहुत इफेक्टिवली काम कर सकती है। वो डंडा कभी चलता था, लेकिन उसकी हनक होती थी कि सिर्फ KJ राव थे, उनको बिहार में जय जय राव का नाम दिया गया
क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पावरफुल बॉडी है। उन्होंने जमीन पे दिखाया सिर्फ मैसेजिंग केस पे कि हमारा डंडा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम चाहें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन प्यूनिटिव एक्शन मैंने लेते हुए चुनाव आयोग को नहीं देखा है। राजीव रंजन गाजीपुर मऊ में हैं और बड़ा अच्छा, मैं देख रहा था आपका कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा गीत गाया, वो आपके लिए रंजन जी बताएंगे माहौल क्या है। पर ये जो अटकलें यहाँ दिल्ली में लगाई जा रही हैं, इन अटकलों की गूंज उत्तर प्रदेश के गांव देहात में, गली मोहल्लों में, कस्बों में भी ये चर्चा हो रही है क्या? देखिए संदीप, मैं अब मऊ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर गाजीपुर के कासमाबाद बाजार में हूँ। मैं आपको बता दूं, ये जो देहात और ग्रामीण इलाके का क्षेत्र है, जो छोटे शहर है, उसमें कतई इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों की बात आपने की, पीएम सीएम अमित शाह की, मैं यहाँ बताऊं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी की बैठक थी। उसमें कम से कम 5,000 लोग आए थे, कम से कम, उनके जनसभा रैली से। यह मऊ से जब मैं निकल रहा था, मैंने शाम को देखा यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वहां आए थे। वहां 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, तो आदमी कितने रहे होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल क्या है, अब अगर इसी, जहां मैं जिस बाजार में हूं, 11 बजे किसी लड़की की शादी होगी और वहां 200 से ज्यादा लोग होंगे, तो शायद उनका चालान कट जाए, शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन यहीं के अगल बगल में दिन में नेता 500 से लेके 5,000 की रैली कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन अगर यहीं कोई शादी हो, कोई उत्सव हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना को वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, उससे ज्यादा सरकारें समझ पाई। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 65 से ज्यादा जिलों में रात को 11 बजे के बाद रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के सामने चाय मिलने के अलावा आपको चाय नहीं मिल सकती, आपको कोई दुकान खुली नहीं मिल सकती। 65 जिलों में तो ऑलरेडी कर्फ्यू लग जाता है 10 बजे उत्तर प्रदेश के। वहां रात को 11 बजे से 5 बजे तक आप कर्फ्यू लगाते, जब पूरा दिन में सब लोग घूम ले रहे, बात कर रहे, शॉपिंग कर रहे, सब कुछ हो रहा, उसके बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है कि कोरोना का खतरा बहुत आ रहा है। वो शहंशाह की फिल्म, बहुत शहंशाह नाम की फिल्म देखी लगती जाड़ों में है क्यों लगा कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों अंधेरी पर रातों में एक ओमिक्रॉन निकलता है, एक वायरस निकलता है, लोग उसे ओमिक्रॉन कहते हैं, उसे रोकने के लिए लगा दिया जी, ये लगा दिया। अब दूसरी बात में आता हूं, जहां तक मुझे याद है, एक पिछली बार मैं बंगाल चुनाव में भी था और उसके पीछे वाले साल में मैं बिहार में भी था, उस समय कोरोना बहुत था। जहां तक मुझे याद आता है, बंगाल में, अगर उसको दूसरे तरीके से, जहां तक मुझे याद आता है, मौतों का आंकड़ा बंगाल में दूसरे उसी के साइज के राज्यों से कम था, जबकि वहां पर पूरी रैलियां हुई। तो कोरोना चुनाव में छुट्टी पे चला जाता है, जहां चुनाव होता है ना, उधर कोरोना का ज्यादा संक्रमण नहीं होता है, दूसरी जगह ज्यादा होता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया। जब राष्ट्र के नाम वो संबोधन कर रहे थे, उसके कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो और रैलियों के 30 दिसंबर तक के कार्यक्रम आ गए। योगी आदित्यनाथ का रोड शो कल शाम को ही हुआ, और उसकी भीड़ और उसके हालात आपने देखे होते। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये तो बड़े नेताओं की हो गई, छोटे नेताओं की रैलियां तो इतनी हो रही जिसका आपको अंदाजा नहीं। करीब करीब हर पार्टी के जो, चलिए ये तो अभी हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, टलेंगे नहीं टलेंगे, इस पर तो बात कर ली। राजीव रंजन, माहौल क्या है? अभी मुद्दे बनने लगे हैं, अभी बढ़त किसकी है, क्या कुछ कहा जा सकता है? संदीप, आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट? देखिए संदीप, एक बात मैं बता दूं, मैं एक बैठक में, एक बीजेपी के सीनियर लीडर की एक बैठक से निकले कुछ लोगों से आज मैंने फोन पे बात की, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से हमें संकेत है कि ये चुनाव समय पर होंगे, चुनाव टाले नहीं जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि अभी अपुष्ट खबर है, लेकिन बीजेपी तैयारी पूरी इस तरीके से, ऊपर से उसको निर्देश है कि शायद मकर संक्रांति के आसपास उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। दूसरी बात है, 28 दिसंबर अभी प्रधानमंत्री कानपुर भी आ रहे हैं। अब जहां तक आपने माहौल की बात की है संदीप, तो पूरा गाजीपुर से लेके गाजियाबाद आज की तारीख में जो मैं घूम रहा हूं,
उसके आधार पर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव दो ध्रुवीय हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ सपा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी योगी के साथ हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी योगी के किसी भी तरह से विरोधी हैं। अखिलेश यादव को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो ये अलग मैटर है, लेकिन वो मोदी योगी के विरोधी हैं, तो वो उसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे दो तरफा धीरे धीरे जो हो रहा था वो कंप्लीटली अब दो तरफा हो चुका है। और अब कांग्रेस बीएसपी की कोई गूंज नहीं, पता ही है कि जब दो तरफा कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। क्या देखिए, आज के दौर में, चूंकि मैंने पहले भी इस पर कार्यक्रम भी किया और पूछा भी है, मायावती की जो सक्रियता, वो अकेली स्टार प्रचारक है, नेता है, रणनीतिकार है, सब कुछ है। सतीश चंद्र मिश्रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी रैलियां उनकी हो रही है, लेकिन वो बात जो मायावती के सक्रियता में है, वो बात जो मायावती की रैलियों में है, वो सतीश चंद्र मिश्रा से वो बात, ये अभी नींव बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्डिंग तो मायावती बनाएंगी, अभी वो जब शुरू हो तो पता चले, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव तीन तरफा या चौतरफा होने जा रहा है। संजय कुमार, ये जो चुनाव हैं, क्या ये अभी भावनात्मक मुद्दे, आस्था हावी हो रही है, या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता दिख रहा है, जात पात सोशल इंजीनियरिंग पर सारी ताकत लग रही है, या दरअसल अभी जनता मुद्दों को खुद भी तलाश रही है और नेता भी मुद्दों को तलाश रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं अभी तक का चुनाव का जो माहौल बन रहा है? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता है कि नेता मुद्दे तलाश रहे हैं। नेता को जो तलाशना है वो जरूर वही कर रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया। धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जात पात की राजनीति की जा रही है। आप जिसको जात पात की राजनीति कह लें या कह लें कि सामाजिक गठबंधन बनाया जा रहा है, इसको जामा एक अच्छा पहनाया जा रहा है, इसको एक अच्छा चोला पहनाया जा रहा है। कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि हम जात पात की राजनीति कर रहे हैं या हम धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जो पार्टी जात पात की राजनीति कर रही है वो एक हम सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हाशिए पर रहे हैं। जो पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वो प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं। और वो ऐसे प्रतीक हैं, उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है और वो किसी एक खास धर्म से बिलोंग करते हैं। और कहा जाता है कि देखिए, जब एक खास पार्टी की सरकार होती थी तो इन लोगों का क्या दबदबा होता था और इन लोगों के किस तरह के कारोबार थे और उन कारोबार का क्या नतीजा होता था आम आदमी की जिंदगी में। आज जब बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं आदमियों पर, उन्हीं व्यक्तियों पर, उन्हीं नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। तो उसको एक इस तरह से जामा पहनाया जा रहा है कि यह कार्रवाई लीगल तौर पे की जा रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इस कार्रवाई को करने से इन सब चीजों का पता चल रहा है कि उनके किस तरह के कारनामे थे। इन चीजों को दिखाने में जिसका जिक्र आपने संदीप किया था बहुत अच्छे तरीके से, आपने कहा कि जनता एक क्या चश्मा दिया जा रहा है, एक चश्मा दिया जा रहा है जनता को, उस चश्मे से चुनाव को देखो। जनता अपना चश्मा नहीं लगा रही है, उनको बार बार वो चश्मा दिया जा रहा है, इस चश्मे से देखो। और वो दो तरह के चश्मे हैं, एक तो सामाजिक न्याय का चश्मा है और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि देश राज्य किसके हाथ में सुरक्षित है। और जब ये कह रहे हैं किसके राज्य में, इसमें धर्म के लोगों को संकेत के रूप में, प्रतीकों के रूप में पेश किया जा रहा है। ये सब चुनावों में होता है, बिल्कुल गायब है संदीप। और मुझे नहीं लगता कि संजय, ये सब चुनावों में होता है और इस मामले में आप सबसे तजुर्बेकार हैं, आपके पास डेटा भी होता है, ये तो किया जाता है। लेकिन चुनाव एक हवा भी, एक रुख, एक झुकाव दिखाने लगता है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या मुद्दा या क्या समीकरण चुनाव का नतीजा तय करेंगे। क्या हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उस फैसले पर अभी तक आप आ पाए हैं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव हार या जीत इस कारण से तय होने वाली है, डिफाइनिंग फैक्टर ये होने वाला है? मुझे लगता है कि अगर पिछले यूपी के चुनाव को देखें और उसके बाद कई और चुनावों को देखें तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आखिरी में यूपी का जो चुनाव है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ही जा रहा है। और वही निश्चित करने वाला है कि चुनाव कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी और किस पार्टी की हार होगी, भले ही वो मुकाबला दे रही हो, टक्कर कर रही हो। मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर लोकल लीडर कुछ मुद्दों को लेकर सामने आएंगे, लेकिन चूंकि उन मुद्दों पर
पार्टियां पिछड़ती दिखाई पड़ती हैं और उन्हें लगता है ये स्लिपरी विकेट है, इस पे डगमगाने का डर है, तो इस मतलब पे फिसल के गिरने डिफाइनिंग का डर फैक्टर है। आप कह रहे हैं तो- संजय तो कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा जो हार या जीत तय करेगा। बिल्कुल प्रोफेसर बद्री नारायण, आपके बिल्कुल, हिसाब मुझे से तो ऐसा ही क्या दिख रहा है वो चुनाव मुद्दा होगा या बात होगी जो ये तय करेगा कि भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा? एक तरह से मुद्दा तय हो चुका है इस चुनाव का, और वो मुद्दा अगर बीजेपी के पक्ष से देखें तो बीजेपी ने अपने शुरू से ही कैंपेन में लॉ एंड ऑर्डर को एक प्राइमरी यानी पहला मुद्दा बनाया। इस लॉ एंड ऑर्डर को एक मेटाफर में बदल दिया है बीजेपी ने चुनावी डिस्कोर्स में। इससे तीन तरह के फायदे दिखते हैं। एक तो सर्वजन इससे प्रभावित होगा कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये जो बुलडोजर चल रहे हैं माफियाज पर, ये हमारे यहाँ शांति के लिए है, क्योंकि शहरों में पहले तो जिसके साथ कंपटीशन है, लड़ाई है, उस समय के लिए उसको एक तरह से टेरर या उस समय जो गुंडों की जो शक्ति थी उसको सामने रखा जा रहा है। एक तो यही दूसरा कासगंज जो जालौन ये है- में भी आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बात की ताल ठोकी कि कोई दंगा नहीं हुआ हाँ, है। ये कॉन्स्टेंटली है। और दूसरा ये है कि इससे आप माफियाज, ओवरऑल माफिया के खिलाफ, और तीसरा जो मुस्लिम माफियाज हैं जिनका बहुत आतंक था इस में, उनके आतंक को भी कम करके पर ये खास ठोक तरह दो से- नीति के चलते निर्दोष लोग भी उसके शिकार हुए हैं, उनको हवालात में बंद किया गया है, हवालात में पिटाई के चलते लोगों की मौत भी हुई है। हमें टेणी का प्रकरण भी हमारे सामने है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी होता है कि किसानों को रौंद दिया गया है। क्या ये मुद्दे बैलेंस आउट होंगे या ये दे विल वर्क इन द फेवर ऑफ द बीजेपी? दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी कि दूसरा मुद्दा है वो आस्था के सम्मान जिसको कहा जाता है, आस्था की गरिमा, यानी वो एक तरह से उसको एक भाषा में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए कैसे के रूप में देख सकते हैं, जैसे संजय जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो एक शुरू से ही बीजेपी अपने डिस्कोर्स में उसे आस्था के सम्मान के रूप में मंदिर, टेम्पल और इन सारे के साथ इस तरह से एक विमर्श चल रहा है, वो बहुत क्लियर है, उसको कोई उसमें कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। अब सवाल है कि काउंटर करने वाली जो शक्तियां हैं वो किन मुद्दों को लेकर सामने आ रही और वो उनके पास क्या इससे कोई बड़ा नैरेटिव है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता कि एक नैरेटिव तो असंतोष जो आशुतोष जी कह तो रहे हैं, आप कह रहे हैं पिच बीजेपी तैयार कर रही है, अब देखना होगा बिल्कुल। वो आप खेल देखिए- पाती है उस पिच पर विपक्ष, या ये पिच जो तैयार की है ये बीजेपी के फायदे में जाने वाली है। शमशाद खान, बीजेपी यहां पर संजय कुमार कह रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, बद्री नारायण कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। आपकी निगाह में क्या वो तय होता जा रहा है? आपको दिख रहा है कि भाई इस बात पर तय होगा चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है? वो उस बात को, उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं अभी तक या इंतजार करेंगे? देखिए, जनता के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं अगर आप उसको समझें डेटा पे, तो महंगाई और बेरोजगारी है। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे पर चुनाव हो। बीजेपी के पास तीन उसके अपने आइडियल मुद्दे होते हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रवाद होता है, फिर धर्म होता है, फिर विकास होता है। वो उन तीनों को अपने अनुसार ऊपर और नीचे कर लेती है। यूपी जैसे राज्य के लिए धर्म को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद राष्ट्रवाद को रखना है, फिर विकास को रखना है। बड़ा राज्य है, विकास को आप इतना कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और खासकर कोरोना ने जिस तरीके से विकास की पोल खोली है, उससे वो नहीं चाहेंगे विकास पे चर्चा हो। मुख्य राजनीतिक दल का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो ये चाहे हमेशा कि चुनाव जब भी हो जनता के मुद्दों नहीं के नहीं, ये ऊपर हो। बीजेपी की रणनीति हो गई। मुझे बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण नहीं करना है शमशाद खान। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप पकड़ पाए हैं उस बात को जो तय करेगी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा उत्तर प्रदेश में? यूपी को जीतने और हारने का जो सबसे बड़ा कहा जाए कि कारण होगा, वो होगा जातिगत समीकरण। और अभी जातिगत समीकरण को जिस तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के पास अपर कास्ट पूरा है, अगर जातिगत कंसंट्रेशन में देखेंगे वो 80% के आसपास है। उसका मेन चंक है ओबीसी एक्सेप्ट यादव और एससी में एक्सेप्ट जाटव। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने छोटी छोटी जातियों के नेताओं के साथ समझौता किया है, खासकर अगर देखा जाए कि संजय चौहान होते हैं जो बड़े गुर्जर नेता हैं, आरएलडी की बात करें जयंत चौधरी के साथ किया है, अगर सुहलदेव राजभर की बात करें, तो ये सब अगर वोटों को आप देखेंगे तो बीजेपी ने की जहां की यात्रा 40% वोट शेयर है,
और सपा जो शुरू हुई थी अपने वोट शेयर 22% को लेकर के, इनको ऐड करने से वो बड़े आराम से 30% पहुंच जा रही है। और जिस तरीके से ये बताया भी गया है कि लड़ाई में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहा जाए तो कहीं भी नहीं है ये लोग आज की डेट में। इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, वो मिलेगा समाजवादी पार्टी को। पिछली बार जो पूरा समीकरण था, वोटरों के मन में ये बात थी कि कहीं ना कहीं बसपा भी आ सकती है, जिसकी वजह से बसपा नंबर 2 की पार्टी बनी। उसका वोट प्रतिशत था 22.4। मतलब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, नंबर 2 पे बसपा, नंबर 3 पे सपा। इस बार ये ऐसा सेंटीमेंट्स नहीं है, बसपा लड़ाई में नहीं है। बसपा 12% वोट के पास आके रुक रही है, 12 से 15, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। उस अवस्था में समाजवादी पार्टी हमेशा 30% से ऊपर चली जा रही है ट्रेंड में, अगर आप तो देखेंगे मतलब वो अपना जो दायरा है वो बढ़ाती अभी दिख रही है। आप कह रहे हैं जातिगत समीकरण डिफाइनिंग फैक्टर होने वाले हैं। सुकेश, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। संजय बात कर रहे हैं, संजय कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं बद्री नारायण, कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं शमशाद खान। आपको क्या दिखता है ये चुनाव दरअसल किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता दिखेगा आखिर में जाकर, जिसमें फ्लोटिंग वोटर जो है वो अपना मन बनाएगा, आखिरकार तय वही करता है कि जीता कौन हारा कौन? देखिए, मैं अगर रेनबो कोलिशन की बात करूं मुद्दों के आधार पे, तो बीजेपी ने बहुत क्लेवरली इसका एक रेनबो कोलिशन बनाया हुआ है। उसने एक अलग अलग जाति के लोगों का चंक भी अपने साथ रखा है, निषाद को जोड़ के रखा है, अनुप्रिया पटेल को जोड़ के रखा है, और छोटी पार्टियां जिनको अपने साथ लड़ाने की बात, छोटी छोटी पार्टियां हैं, पूरा एक उनको भी जोड़ के रखा है। सत्ते पे सट्टा लगा रखा है। बिल्कुल। अब धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, पिछला चुनाव याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री ने जाकर शमशान और कब्रिस्तान की बात की। वो बड़े अनअपोलोजेटिक हैं इस मामले में। वो हिंदूवाद उनका एक मूल मंत्र है, उसको वो खुलकर खेलेंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पार्टियां छिप के खेलना चाहती हैं, वो खुलकर खेलते हैं, इसलिए वो अच्छा खेलते हैं, तो उसको उन्होंने रखा ही है। अब जबकि काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, काशी मथुरा ये सब आई गया है, तो एक धार्मिक ध्रुवीकरण का एक मामला उन्होंने तैयार कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात कर रहे हैं, आज ही का उदाहरण दे दूं, यह सब सिंबॉलिक है और मैसेज के लिए है। आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, अतीक अहमद की जो जमीन जिस पे बुलडोजर चला था, वहां पे आज उन्होंने गरीब लोगों के लिए आवास की एक योजना का शुभारंभ किया है, वो उसी जमीन पे। अब ये संदेश देने के लिए है कि गुंडे मवाली पहले खुले में घूमते थे, अब उनकी जमीन, उनका घर, उसको तोड़कर, उसको बुलडोजर चलाकर आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इस पे घर का निर्माण हो रहा है। अब छाती पर बैठकर दाल दलेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत क्लेवरली उन्होंने मुद्दों को तलाश लिया है और सबका छौंक दिखा दिया है, और एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर जिसमें जो असल मुद्दे हैं उनको ब्रशिंग अंडर द कार्पेट भी करने में कामयाब हो रही है क्या? बिहार में देखें तो पहली लहर के बाद बेरोजगारी, जो आज भी एक समस्या है, एक मुद्दे को पकड़ा था तेजस्वी यादव ने और उसमें दिक्कत आ गई थी एनडीए को। क्या विपक्ष दरअसल अभी मुद्दे नहीं पकड़ पा रहा है? देखिए, विपक्ष वहां कंसोलिडेटेड था, एक साथ लड़ रहा था। यहां विपक्ष अपने अपने लिए विंडो तलाश रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने लिए कोलिशन तैयार कर लिया है। ये तो तय हो गया, सीधी टक्कर है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रही। तो बहुत दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है, लेकिन क्या महंगाई को मुद्दा बनाकर आम लोगों तक वो परकोलेट करके नीचे जा रहा है क्या? क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो आम लोगों के लिए वोट डालने में वो मायने रखता है क्या? क्या वहां तक ग्रिल करके लोगों के दिमाग में पहुंचाया जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं है, और इसलिए आप जब दोनों की तुलना करेंगे तो एक सिर्फ रेनबो कोलिशन तक है, और उनके जो 5 साल की सरकार है उसमें कमियां गिनाने को लेकर है, और एक जिसमें जातीय समीकरण बनाने की भी बात है, धार्मिक ध्रुवीकरण की भी बात है, उसमें एक विकास का सपना दिखाने की भी बात है। वेलफेयरिज्म है, वेलफेयरिज्म तो पहले है, मैं कह रहा हूं वो उसमें बहुत। आशुतोष, जो हम अभी ये एनालिसिस, जो विश्लेषण कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा सरलीकरण भी कर रहे हैं क्या? कि देखिए भाई, ध्रुवीकरण है, धार्मिक ध्रुवीकरण है, जातीय समीकरण हैं, वो तो हमेशा होते हैं। जो साइलेंट वोटर होता है
उसकी भी अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं। और मेरा ये मानना है, वोटर से जनता जनार्दन होती है, वो भगवान है, उसके मन की था लेना सबसे मुश्किल काम होता है। साइलेंट वोटर ने अभी मन बना लिया है क्या, या हम दरअसल उसके मन की था नहीं ले पाए हैं अभी तक? देखिए संदीप, दो तीन चीजें उत्तर प्रदेश को लेकर है और मुझे लगता है ज्यादातर एनालिस्ट इस बात को अनदेखी कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप 2007 से लेकर 2017 के अगर आंकड़ों पर अध्ययन करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि 2007 और 2012 ये वो चुनाव है जिसमें कि अन्य की संख्या यानी अदर्स जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो 10 से 12% है और 13% के आसपास होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीतती है तो यह संख्या घट के 8% घट जाती, 9% घट जाती है। इसका मतलब यह है कि यह वो वोटर है जिसकी किसी से कोई लॉयल्टी नहीं है, इसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक अच्छा शासन दे सकती है, एक अच्छा प्रधानमंत्री दे सकती है, एक अच्छा मुख्यमंत्री दे सकती है, तो लिहाजा उसने इनको वोट दे दिया। आज की तारीख में अगर ये 8 से 9% वोटर अगर ये बहुत ही अगर डिसिल्यूजन्ड हुआ, जिसके होने की पूरी संभावना और चांसेस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर दिक्कत आने वाली है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में वोटर के वोट बेस को 49% मानते हैं, दरअसल वो फिर गलती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र वोट बेस माना जाएगा वो 39% है, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जैसे अगर आप देख लीजिए उत्तराखंड का चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36% से बढ़ा के 62% वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उसका 10 से 12% वोट कम हो जाता है। यूपी के चुनाव में भी 10 से 12% वोट भारतीय जनता पार्टी का कम होता है, तो 39% उसका बेस वोट है। और इस 39% बेस वोट में आज की तारीख में अगर फ्लोटिंग वोटर्स अगर कम अगर डिसिल्यूजन्ड होते हैं तो बीजेपी को निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। दूसरी बात, एक बहुत ही आसान सा सरलीकरण यह किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को गैर जाटव वोटर और गैर यादव वोटर ओबीसी और ये जो है आंख बंद करके इनको वोट दे रहे हैं, ये भी उतनी सच्चाई नहीं है। अगर आप गैर जाटव वोटर का उदाहरण अगर आप 2017 के आंकड़े से उठाकर देख लेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि 50% भी नहीं वोट कर रहे हैं, 50% से कम वोट कर रहे हैं गैर जाटव में। तो ये एक सरलीकरण है। हाँ, ये सरलीकरण है। संजय रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, संजय कुछ इंटरजेक्शन करना चाह रहे थे। संजय, क्विक पॉइंट। नहीं, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। आशुतोष जिस बात का जिक्र कर रहे हैं फ्लोटिंग वोटर्स का, मुझे लगता है हम लोग अब फ्लोटिंग वोटर, ऐसे वोटर को फ्लोटिंग वोटर परिभाषित करते हैं जो अपने वोट देने का मन आखिरी में 1-2 दिनों में लेते हैं। हाँ। और हमने अपने आंकड़ों के विश्लेषण से देखा कि ऐसे जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं इनकी तादाद यूपी में तकरीबन 23-24% है, अगर पिछले 2-3 चुनावों को देखें तो। हाँ। और वो वोट उधर किधर शिफ्ट करते हैं, और वो वोट किधर शिफ्ट करते हैं, उनमें से 40% वोटर ऐसे हैं जो नॉर्मली जो हवा जैसे बनती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो वो अगर मान लीजिए 100 फ्लोटिंग वोटर हैं तो उसमें से 40 जो हैं वो जीतती हुई पार्टी जो भी परसेप्शन बना पाती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं उसकी ओर शिफ्ट कर जाते हैं। 10% ऐसे होते हैं जो हारती हुई पार्टी की तरफ शिफ्ट करते हैं, और 50% ऐसे होते हैं जो फिर वो अन्य चीजों को देख करके इधर उधर बिखर जाते हैं। तो 100 में से 23 आदमी ऐसे हैं चुनाव से 2 दिन पहले वो मन बनाएंगे, तो मतलब ये तो बहुत ही एक थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। बद्री नारायण। हाँ, मैं संदीप जी ये कहना चाहता हूं कि एक इसके बीच जाति और धर्म के मोबिलाइजेशन की बात हो ही रही है, इसके बीच एक और तबका इमर्ज किया है जो मैंने आपके पहले भी शो में थोड़ा जिक्र किया था, वो है बेनिफिशियरी कम्युनिटी, जो कि कास्ट और रिलीजन का ओवरलैपिंग भी हो सकता है और उससे अलग भी है। वो एक तरह से जाति भी है और जाति नहीं भी है। पिछले दिनों सरकारों ने अपने वेलफेयर स्कीम से एक बहुत बड़ा तबका बेनिफिशियरी बनाया है, उसकी भी बड़ी भूमिका होगी। जो नाराज भी हो सकता है, वो कहे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है, पर सरकार ने इतना दे दिया तो है, चलिए आगे और दे देगी। और आप ये कह रहे हैं। और बिल्कुल संदीप जी, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि चुनाव दो तरफा हो गया है, दो तरफा बन रहा है परसेप्शन में, अभी भी इसका तीसरा पक्ष बाकी है। मैं अपने पिछले बार भी बीएसपी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा होगी, बीएसपी का वोटर तब सक्रिय होता है। लाइन से जोड़ देता हाँ। और वो जो बेनिफिशियरी वर्ग जिसकी चर्चा हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं कि बीजेपी का वो बेनिफिशियरी का जो प्लैंक है वो बड़ा प्लैंक है, उसमें महिलाएं एक बड़ा चंक है, वो कटिंग अक्रॉस कास्ट है, रिलीजन है। तो क्या वो महिला अभी भी इंटैक्ट है?
बेनिफिशियरी होने के कारण। ये एक बड़ा पर रोल प्ले सबसे करेगा। बड़ी बात संजय ने कही है, 23% वोटर 1-2 दिन पहले मन बनाते हैं तो इट इज गोइंग डाउन टू द वायर। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जो ये नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है कि हमारी सरकार बनेगी, तो वो सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं। इसीलिए नैरेटिव बिल्डिंग भी हो रही है। जो बात मैंने शुरुआत में भी कही, आपके पास जो भी चश्मा हो, मेरा चश्मा है, मैं चश्मा लगाता हूं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना चश्मा आपको पहनाना चाह रही हैं, एक नैरेटिव बना रही हैं। तो ये आज के इस हफ्ते की शुरुआत कहते हैं बहुत से लोग, संडे को, मैं कहता हूं कि हफ्ता एंड हो रहा है, मंडे से शुरू होगा। तो इस हफ्ते की तस्वीर कुछ ऐसी कि सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी मुद्दों को लेकर साइलेंट वोटर ने क्या मन बना लिया, ये दिल की धड़कनें बढ़ाएगा हर राजनीतिक दल की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।